नमस्कार दोस्तों। अभी हम इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी क्लर्क और ट्रेडमैन्स के लिए जिसमें सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पूछी जाती है उसकी एक सीरीज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, फिर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद फिर इनको हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। साथ में आपके जनरल नॉलेज के जिसमें कि सिविक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री को रिपीट किया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इसके साथ ही मैंने पहले भी मैथ्स के कुछ ट्रिक्स पे वीडियोस डाले हैं, पेपर सॉल्व किए हैं। अब वो वक्त ऐसा है कि जिस हिसाब से इंडियन आर्मी अभी पेपर दे रही है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है पैटर्न। हमने देखा 28 फरवरी को जो एग्जाम था जो कैंसिल हो गया था, उसके अलावा जिनका एग्जाम हुआ था पैटर्न काफी चेंज था। थोड़ा सा टफ आना शुरू हो गया है। टफ इन द सेंस कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आज तक नहीं आई और वो आ रही हैं, तो हम थोड़ा सा उस लेवल पे भी ऊपर चलेंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको मैथ्स के वो सारी ट्रिक्स बता सकूं अपने आने वाले वीडियोस की मदद से, कि आप 15 क्वेश्चन अगर आप जीडी के लिए हैं, 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप फटाफट ट्रिक से उनको सॉल्व कर दें और ज़्यादा दिमाग आपको खर्च न करना पड़े। अगर आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जनरल साइंस के वीडियोस तो देखने ही है। साथ में आपके लिए मैंने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जमा करने शुरू कर दिए हैं और जल्दी उनके वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। और आपका अगला एग्जाम होने से पहले आपको काफी कुछ मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपने किसी भी चैनल पे अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। फिजिक्स मैंने हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन ये ध्यान दें अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक जो क्वेश्चन बनाया है उसको इंग्लिश में कन्वर्जेशन करके बोला है। यानी अगर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं जरूर उसको इंग्लिश में बोलूंगा ताकि इंग्लिश वाले बच्चे के समझ में भी आसानी से आ जाए। तो शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन फिजिक्स की ये सीरीज। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है। और गुरुत्वाकर्षण का मतलब यह है कि वो 4 डिग्री पर, ऐसे मीनार ऐसे है और जो मीनार ऐसे वो कितने डिग्री पर है? 4 डिग्री पर। लेकिन वो इस तरीके से उस मीनार को इस तरीके से वो डिजाइन हो गई है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इसमें 4 डिग्री, ये याद रखना आपको कि 4 डिग्री में झुकी हुई और गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है वो मीनार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल 2 प्रकार के थे। एक ब्लैक होल का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है। हमारे पास एस चंद्रशेखर हैं जिनको कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने 1983 में, कब? 1983 में, याद रखना है 1983 में एक प्रतिपादन किया था ब्लैक होल का, और उसी से आधारित है ये ब्लैक होल। मतलब जब स्पेशली जब तारों के मरने की उन्होंने बात करी थी तो उसमें उन्होंने दर्शाया था इस ब्लैक होल को और उनको इसके लिए, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सोनार जो है, सोनार SONA, देखो राइटिंग नहीं बन पाएगी क्योंकि मैं माउस से यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन उम्मीद ये है कि आपकी समझ में ढंग से आ जाएगा। ठीक है, सोनार जो होते हैं ये साउंड और नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ये यूज किए जाते हैं नौ संचालकों द्वारा। वो क्या करते हैं कि इसको रेज को छोड़ते हैं। अगर कोई आइसबर्ग होगा, कोई चीज आगे होगी तो वो उससे टकराएगा और टकराने के बाद वापस आ जाएगा। तो कई बार सोनार की फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये 9 संचालकों द्वारा, जो शिप्स, बड़े बड़े शिप्स जो चलाते हैं उनमें सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL, घरों में जलाते हैं हम लाइट, जिसको हम बोलते हैं भैया CFL दे दो, बाजार में जाके खरीदते हैं CFL। तो CFL जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप।
या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट भी हम उसको बोलते हैं। CFL के बल्ब आपने बहुत यूज कर रखे हैं घरों में, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्यास्त होने के समय जब होता है तो समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है लाल? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ये याद रखेंगे सारे इंग्लिश के स्टूडेंट। स्कैटरिंग कैसे होती है भाई? मैंने बताया है ना कि मैंने, अगर आपने मेरे साइंस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई प्रिज्म होता है और प्रिज्म में कोई व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो व्हाइट लाइट कितने कलर में टूट जाती है? 7 कलर में टूट जाती है। कितने कलर में टूट जाती है? 7 कलर में टूट जाती है। कौन कौन से 7 कलर होते हैं वो? विबग्योर। क्या होते हैं? विबग्योर। विबग्योर बी, देखो, ब्लू, इंडिको, ऐसे करके वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में होता है रेड, जिसको हम हिंदी में बैनी, आहा, पीना लाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है वो V का होता है और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड का होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। किससे? लैम्डा से, ठीक है। V बराबर n लैम्डा आपने सुना होगा, फॉर्मूला होता है। तो जो तरंग दैर्ध्य, क्योंकि प्रकाश लाल कलर का सबसे ज्यादा होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसकी वजह से सूर्य अस्त होते हुए हमें लाल दिखाई देता है। लेकिन इसका सीधा आंसर क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बढ़े आगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? आइंस्टीन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक ऊष्मा का जो फॉर्मूला दिया था प्रकाश के वेग वाला, E बराबर mc², जिसमें m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है, इसी के बेस पे उन्होंने ये जब सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है E बराबर mc² का फॉर्मूला किसने दिया? तो आपने बताना है आइंस्टीन ने दिया। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कौन सी प्रिज्म वाली कहानी, जिसमें मैंने विबग्योर के बारे में बताया था, बैनी, आहा, पीना ला। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक मैंने कहा किसका होता है? सबसे ऊपर जो बैगनी कलर है उसका होता है, इसीलिए प्रकाश का पूरा हमको नीला रंग दिखाई देता है। तो दोनों का आंसर आपको बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? आकाश गंगा सर्पिल गैलेक्सी के रूप में, सर्पिल यहां पर मैंने सर्पाकार लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, सर्पाकार गैलेक्सी। अगर सर्पिल गैलेक्सी होगी, सर्पिल गैलेक्सी, ये ध्यान रखिए दोस्तों कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कई हिंदी में, जैसे इंग्लिश में लिख दिया है तो इंग्लिश में ही हिंदी में भी उनको उसी तरीके से लिख दिया गया है और पता नहीं चल पा रहा है कि ये हिंदी का है कि इंग्लिश का है। इसीलिए आपको हर एक टर्म्स का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग याद रखना है। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर सर्पिल गैलेक्सी या सर्पाकार गैलेक्सी होगी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हम उपग्रह छोड़ते हैं, अभी हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा के। अब ये बात ये आती है कि ये घूमते हैं, लेकिन ये इनके पास जो ऊर्जा ये आती कहां से? इनके पास ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर सेलें होती है। हमारे घरों में होता है ना सौर ऊर्जा, जिससे लाइटें जलती हैं, सौर ऊर्जा का यूज करते हैं हम घरों में। सौर ऊर्जा पैनल्स लगे होते हैं, यही पैनल्स लगे होते हैं सूर्य उपग्रहों में, और जैसे उन पर सनलाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर होगा जो सौर सेल होती हैं, जो सन एनर्जी हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा के प्रयोग किया जाता है? दृश्यावलोकन की बात ये, इसका मतलब ये है कि गाड़ी में जो शीशा लगा होता है, जो ड्राइवर के पास वो पीछे देखता है वो कौन से कलर का लगा, कौन सा शीशा लगा होता है? तो वो लगा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि चीजें छोटी दिखाई देती है लेकिन ओरिजिनल दिखाई देती हैं। आपने गौर किया होगा कि वो शीशे पे लिखा होगा, गाड़ी का जैसे शीशा होगा उस पर क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जो चीजें आपको दिख रही है वो दिख नहीं, मतलब दिख तो दूर नहीं है लेकिन इतनी दूर नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। तो याद रखना, जिसकी अंदर की सतह पॉलिश की हुई होती है और बाहर से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। और यही लगाया होता है ड्राइवर ने पीछे देखने के लिए, ड्राइवर के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? पिंड का मतलब कोई भी चीज, उसका भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? हमारे पास अगर हमारे में अर्थ को ले लूं तो अर्थ के दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव यहाँ होता है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, एक यहाँ होता है साउथ बोलते हैं, एक्सिस जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ पर इनका वेट सबसे ज्यादा होता है, तो इसको इंग्लिश में इंग्लिश वाले एक्सिस बोलेंगे और हिंदी वाले बोलेंगे इसको ध्रुवों पर। ठीक है, आगे बढ़े। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है। समतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण होते हैं जो घरों में हमारे शीशे होते हैं, वो उनके बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? इमेज होता है। समतल दर्पण आमने सामने ऐसे रख दिए। समतल दर्पण जब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात है और उसके सामने कोई चीज खड़ी कर दी गई तो वो बोल रहा है भैया इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहां भी बनेगा, लेकिन जो इसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रतिबिंब यहां भी बनेगा, जो इसके अंदर बन रहा है उसका प्रतिबिंब यहां भी बनेगा। यानी जितने भी प्रतिबिंब बनते जाएंगे और कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइट बन जाएंगे, गिनती ही नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है, आगे बढ़े। 13 कृष्ण छिद्र सिद्धांत। मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था पहले, ब्लैक होल, वही कृष्ण सिद्धांत यही है। अंग्रेजी वहां पर इंग्लिश में था, यहां पर हिंदी में, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपके डाउट क्लियर रहें। और इसका सही आंसर भी वही होगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है? ट्यूबलाइट में जितनी एनर्जी जाती है उसका 60 से 70%, उसका 60 से 70% जो है वो लाइट बन जाता है। 60 से, याद रखना दोस्तों, 60 से 70%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लाइट की स्कैटरिंग पे पूछ दिया है, जो स्कैटरिंग मैंने आपको बताई थी, प्रिज्म वाला सिस्टम। लाल कलर का प्रकीर्णन, लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दूर से हम लाल कलर को अलग कर सकते हैं कि भाई ये लाल कलर, उसको हम दूर से पहचान सकते हैं। खतरे के लिए भी दूर से वो चीज दिखे इसीलिए उसको लाल कलर का बनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? अगर आपको धूप लग रही है तो जो आपका छाता अम्ब्रेला में किस कलर का रंग होना चाहिए? गर्मियों में हमेशा हमने सुना होगा कि सफेद कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? व्हाइट कलर। अगर आपका छाता बाहर से व्हाइट कलर का होगा तो वो क्या करेगा? व्हाइट कलर का होगा, उस पर सनरेज पड़ेंगी। जैसे उस पर सनरेज पड़ेंगी, ये आपका छाता है, जैसे इस पर सनरेज पड़ेंगी तो व्हाइट कलर के होने के कारण वो उसको परावर्तित कर देंगी। हमेशा अगर हम सफेद कपड़े पहनते हैं तो हमको गर्मी कम लगती है, क्योंकि जो सन की रेज आती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं, और जब वो परावर्तित हो जाती हैं तो क्या होगा? गर्मी कम लगेगी। इसलिए जो छाते का आउटर एरिया है वो सफेद कलर का होना चाहिए। अंदर काला होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां से अंदर नहीं घुस पाएंगे सनरेज, जो बचेंगे वो। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। जो भी सफेद होता है वो प्रकाश के जो रेज आती है उनको वापस फेंक देती हैं, और काला कलर उनको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो अगर पृथ्वी पर किसी आदमी का वजन 60 किलो होगा ना, तो उसका वजन चंद्रमा पे जाके कितना हो जाएगा? 60/6 यानी 10 किलो हो जाएगा। यानी 1/6 इसका आंसर होता है। इतना अंतर होता है, तो इसने लगभग पूछा था तो एग्जैक्ट ही है 1/6। जब भी आंसर आएगा आपका 1/6 ही आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं? पहले तो ऑप्टिकल फाइबर होते क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के बने हुए फाइबर हैं। फाइबर तो आप समझ गए होंगे, तार है। अब ये काम कैसे करते हैं? आपने सुना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही हैं। ये इनके अंदर ये पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन होता है ना कांच के अंदर, उस परावर्तन से ये ऑप्टिकल फाइबर एक कोने से दूसरे कोने तक जो करंट या जो भी चीज को भेजनी हो फाइबर, उस फाइबर के माध्यम से जो भी चीज जा रहा है, जो भी डाटा जा रहा है स्पेशली, वो चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये पायरोमीटर। पायरोमीटर यूज किया जाता है जस्ट लाइक अ थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? थर्मामीटर से हम किसी चीज का टेम्परेचर नापते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई हो तो भाई छोटा मोटा टेम्परेचर ना हो, बहुत बड़ी चीज हो। स्पेशली अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है विकिरण तापमापी। विकिरण का मतलब क्या होता है? रेडिएशन। रेडिएशन बहुत हाई उसके होते हैं। अगर रेडिएशन होगा तो वही उसका आंसर सही है। अगर दिया होगा कि उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, तो उस समय भी पायरोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा विकिरण तापमापी या हाई टेम्परेचर, दोनों को आप यूज कर सकते हैं।
तेल जल के तल पर क्यों नहीं फैल जाता? तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है, ये क्वेश्चन है कि क्यों फैल जाता है। भाई आपने अगर कभी तेल में पानी में तेल डालोगे ना तो दोनों आपस में घुलेंगे ही नहीं। अगर माना कि किसी बर्तन में इतना पानी है और मैं इतना तेल डाल दूं तो ये तेल यहीं यहीं पर रहेगा, ऊपर ही ऊपर, नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसके साथ क्यों मिलता नहीं है? इसका आंसर वही आंसर है जो आंसर होता है कि एक बूंद पानी की है तो बूंद कैसे बनी हुई है। अगर मैं पानी का कोई यहां पर एक छोटा सा पानी का जमा है, मैं उसको एक ऐसे करके उंगली से ऐसे कर दूं पानी को, कोई फर्श पे है तो पानी उस उंगली के ही साथ चलता रहेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। इसका एक ही आंसर होता है सरफेस टेंशन। क्या आंसर होता है? सरफेस टेंशन। आपने घरों में कभी पुराने जमाने में लोग चिमनियां जलाया करते थे, उन चिमनियों में क्या होता था, बत्ती लगी होती, बत्ती तो ऊपर होती थी। अरे घर में दिया जलाते हैं, दिया तो ऊपर होता है ना, तो दिया ऊपर होता है तो नीचे से तेल ऊपर कैसे आ जाता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, या इसको तल तनाव भी बोलते हैं या पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। तो याद रखना पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूं, क्या? सरफेस टेंशन। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? आपको पता होगा पृथ्वी की पृथ्वी की जो परत होती हैं वो 4 होती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल जो आपने पढ़ा है, फिर समताप मंडल जैसे आपने सुना होगा, और थर्ड वाला होता है आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। यहां पर तक आती हैं रेडियो तरंगे जो बड़ी हाई क्वालिटी की होती है, वहीं से वापस हो जाती है जो थर्ड वाली है, जो 50 किलोमीटर से ऊपर होती है ना। पहले होता है ना 8 किलोमीटर तक, फिर 8 से 50, फिर ऐसे जो 50 से ऊपर होती हैं, तो जिसको बोलते हैं आयन मंडल या आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है भाई, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार करने वाले एक्चुअली थे तो है नहीं स्पर्शी, लेकिन उन्होंने उसको फाइनल जो मॉडल दिया था वो गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए गैलीलियो के नाम से इसका आंसर सही गैलीलियो होगा। अगर स्पर्शी भी होगा तो आप उसको ऑप्शन में टिक करेंगे, लेकिन वो ऑप्शन में आता ही नहीं है क्योंकि गैलीलियो के नाम से ही दूरबीन के साथ जोड़ा गया। इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूं, टेलीस्कोप होगा वहां पर। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती? हम सबको पता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी भी माध्यम यानी किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों निर्वात होगा, निर्वात का मतलब क्या होता है? मीडियम की जरूरत होती है, और निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। अरे भैया वैक्यूम का मतलब क्या है? निर्वात है, कुछ भी नहीं है तो चलेंगे कहाँ? वो तो चल ही नहीं सकती, उनको तो मीडियम चाहिए। मीडियम तो है ही नहीं, इसलिए वो निर्वात इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। देखो निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और मायोपिया भी हो सकता है। दोस्तों दोबारा बता देता हूं, मैं माउस से लिख रहा हूं जिससे राइटिंग मेरी बिल्कुल नहीं बन रही है, लेकिन आप बात समझ जाना। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दोनों एक ही चीज है। इन दोनों से आपको पता लग जाना चाहिए, या मायोपिया आएगा अगली बार आपके क्वेश्चन में, या सिर्फ निकट दृष्टि दोष आएगा। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि भैया जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस लगता है? उसमें लगता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस किनारों से उभरा हुआ और बीच में दबा हुआ होता है, ऐसा होता है उत्तल लेंस। इसको यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, अभी इसमें बोला क्या उसने? निकट दृष्टि दोष मापे वाले व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइडनेस है। तो इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा, नाम से ऐसा लगता है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो उल्टी होती है। वो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है, और इसके लिए हमको कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है जिसको उत्तल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अभी मैं आगे नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? भाई पेन के अंदर स्याही भरते कैसे हैं हम? उसमें दबाव से भरी जाती है, वायु दबाव से। जब वायु दबाव ही कम होने लग गए तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और गिरने लगेगी। और क्या होगा? अभी तक तो प्रेशर से भरी हुई थी, जैसे वायु प्रेशर कम होगा तो वो लिक्विड बन के बाहर गिरने लगेगी। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? वायु दबाव में कमी के कारण। पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। कौन सी वेव्स? ऑडिबल वेव्स। ये कितनी होती हैं? पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ पर सिर्फ 20,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 20 से 20,000 होती है।
20 से 20,000। इससे जो कम होती हैं परासर्वे और अपसर्वे तरंगें आपने सुनी होंगी 0 से 20 और 20,000 से ऊपर, ये अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। लेकिन इनको परासर्व्य, ठीक है, तो जो परासर्व्य हैं ये परासर्व्य जो है ये ऑडिबल नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। ये जो परासर्व्य तरंगे हैं ये अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, इसीलिए इनको ये 20,000 से ऊपर ही होती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ था, मैंने गलत बोला है, 20,000 से ऊपर होती हैं परासर्व्य। अगर ऑडिबल वेव्स की मैं बात करूं तो वो 20 से 20,000 के बीच होंगी, और अगर उससे कम होंगी जो इंट्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक जिनको बोलते हैं, तो वो 0 से 20 तक ही होती है। ऑडिबल कौन सी होती है जो इंसान को सुनाई देती है, वो होती है श्रव्य तरंगे, हिंदी में बोलते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायरोमीटर नापने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? दोबारा मैंने क्वेश्चन डाला, उच्च तापमान, जिसका पहले आपने आंसर देखा था रेडिएशन वाला, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन डालने का यही मतलब था कि आप उसको आसानी से समझ सकें। प्रकाश का रंग किस पे निर्धारित होता है? भाई प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन इसमें आ चुका है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के कारण निर्धारित होता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? भाई इसके दो आंसर होते हैं। अगर इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। भाई जब ढक्कन होगा पानी के ऊपर तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी बढ़ जाएगा, तो खाना भी जल्दी पक जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन ये भी हो सकता था कि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, दाब बढ़ जाता है, तो वो भी सही आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो भी होगा वही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बिजली का बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बिजली के बल्ब अब तो यूज में बहुत कम आते हैं, बल्ब अब हम CFL और LED यूज कर रहे हैं। तो जो बिजली के बल्ब हुआ करते थे जनरली पीले पुराने टाइम में, उसके अंदर फिलामेंट होता था। हम बोलते थे ये फिलामेंट किस चीज का? तो फिलामेंट किसका होता? टंगस्टन का होता। तो जी अंदर ये वाला होता था, किसका होता था? टंगस्टन का। मैं आपको दूसरे कलर से भी दिखा देता हूं कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन टंगस्टन का होता था, ठीक है। बहुत आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी रिएक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है? ये न्यूटन का कौन सा नियम है? भाई बंदूक से गोली चली, बंदूक ने पीछे को झटका दिया, जिसको रिकॉइल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉइल। भाई कितना रिकॉइल हुआ? आपने देखा होगा, आप बॉक्सिंग से अगर दीवार पे मारोगे तो आपकी मुट्ठी को भी चोट लगेगी। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, हर एक क्रिया के बराबर में विपरीत में एक अलग से प्रतिक्रिया लगती है। ये तीसरा नियम होता है। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम जड़त्व का नियम है, यानी जब कोई चीज अपने स्थान में रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज ना हो जाए, जिसको जड़त्व या इनर्शिया का नियम भी बोलते हैं। और अगर मैं सेकंड वाले नियम की बात करूं, अभी सबके दिमाग में ये आएगा कि सर सेकंड कौन सा होता है? तो सेकंड F = m होता है, जहां की बल के बारे में बताया है कि बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F = m × a। m जहां पर मास है और a जो है वो एक्सीलरेशन है। और तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा? जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, बढ़े आगे। 42 क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े के अंदर जो घड़ा होता है ना, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सुराग होते हैं। जहां पर सुराग होते हैं वहां पर पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। जब वाष्पीकरण होता है, जब भी कभी वाष्पीकरण होता है तो वो जगह ठंडी रहती है। वाष्पीकरण के कारण कोई जगह ठंडी होती है, इसीलिए घड़े में या मटके में पानी ठंडा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा मैं आपको बता देता हूं होती क्या है। जब आप कभी गर्मियों में कार से या किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आपको आगे दूर सड़क दिख रही है, दूर आपको जो सड़क दिख रही है वहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे सड़क में पानी गिरा हुआ है। मतलब अगर आपके आगे कोई गाड़ी गई है तो उस गाड़ी का आपको प्रतिबिंब, उसका इमेज दिखाई देगी आपको सड़क में, तो आपको लगेगा अरे वहां पर पानी है। लेकिन जब आपकी गाड़ी वहां पर पहुंचेगी ना, तो आप देखोगे पानी तो है ही नहीं। या कई बार आप देखो कि जंगलों में बर्फ पड़ी हुई है और आप जब देखोगे तो आपको पेड़ उल्टे नजर आएंगे, ऐसे ना करके पेड़ इस तरफ उनका मुंह नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूं, इंग्लिश में उसको मिराज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी इमेज मैंने बनाया है, क्योंकि दो क्वेश्चन एक तरीके के आते हैं। मृग मरीचिका, ये मृग मरीचिका भी वही है, रेगिस्तान की मृग मरीचिका, ये सब क्वेश्चन वही है जो कि कंप्लीट जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े।
रक्त दाब नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की मशीन देखी है? डॉक्टर कान में लगा लेते हैं, हाथ में हवा भर देते हैं और जब हाथ पे फूल सा जाता है, वो कौन सी मशीन होती है? अगर आपने कभी उसके गौर किया होगा उसके अंदर, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, वो यहाँ पे ग भी आएगा, वो होती है स्पेग्नोमैनोमीटर। क्या होता है? स्पेग्नोमैनोमीटर होता है। याद रखें, स्पेग्नोमीनोमीटर बीपी की मशीन होती है। और अगर जिसको हम आला बोलते हैं ना, डॉक्टरों के, जब डॉक्टर घूम रहे होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके गले में लटका होता है और दिल की धड़कन सुनने के लिए यूज करते हैं, ऐसे तरीके का एक होता है जिसको हम आला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। दिल की धड़कन नापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है। रडार किसके उपयोग में आता है? सबसे पहले मैं बता देता हूं रडार क्या होता है। RADAR। रडार किस पे आधारित काम करता है? रडार इक्को पे काम करता है। इक्को मतलब प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? जब हम कहीं पहाड़ी पर जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज हमको वापस सुनाई देती है। क्या होता है? किसी पहाड़ी पर जब हमारी आवाज जाती है, टकरा के वहां से वापिस आ जाती है। ठीक है। जब वहां से वापस आ जाए तो इसी बेस पर रडार भी काम करता है। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। डिटेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज को डिटेक्ट करेगा, और रेंज मतलब उसकी रेंज पता करेगा। रेंज कैसे पता लगती है? मैं आपको जब रडार कभी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि रेडियो तरंगों द्वारा जो है वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। वस्तु की स्थिति का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक रडार होता है। यहां पर हमने एक रडार लगाया होता है। रडार क्या करता है? माने यहां पर कोई दुश्मन का हवाई जहाज गया, तो वो क्या करेगा? इस पे रेडियो तरंगे होंगी, जो रेडियो वेव्स होंगी, इस पे टकरा के यहां वापस आएंगे तो इन सिग्नल को कैच करेगा और बता देगा कि भैया इतनी दूर दुश्मन का हेलीकॉप्टर जा रहा है ना। तो पता लग जाता है रडार से कि कहां पर क्या चीज उड़ रही है और क्या चीज कहां पर है। ये हमारे जो हमारी एयरपोर्ट की एजेंसीज होती हैं, वो सारे के सारे रडार का यूज करते हैं, और इंडियन आर्मी भी रडार का यूज करती है अपने बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने होती सुरक्षित तापमान क्या होता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है भाई, वो अगर 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, अगर उसके अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो हम जो भी लिक्विड रखेंगे वो बर्फ बन जाएगा, है ना। दूध रखेंगे जमाने के लिए, वो बर्फ बन जाएगी। इसलिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री रखा जाता है। 4 डिग्री के बाद जैसे नीचे टेम्परेचर आना शुरू होता है, चीजें बर्फ बनना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मिनिमम 4 डिग्री टेम्परेचर वहां पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, पानी के अंदर हवा का बुलबुला। पानी के अंदर अगर देखो, पानी किसी बोतल में है, भरा हुआ है, लेकिन एक बुलबुला रह गया उसके अंदर, तो वो कैसा काम करेगा? वो एक अवतल लेंस की तरह काम करेगा। हमेशा याद रखना है, कॉनकेव की तरह याद करेगा। कोई भी हवा का बुलबुला अगर पानी के अंदर रह जाता है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49, रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियोएक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं जिसको हम, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। बहुत ज्यादा ऐसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स में पूछा गया है, तो हेनरी बैकरल भी होता है, इसके पीछे बैकरल लगता है, तो ये याद कर लीजिए, हेनरी बैकरल ने रेडियोएक्टिविटी की खोज की थी। और आज फिजिक्स का लास्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? भैया ये रखा है समतल दर्पण, ठीक है, ये यहां से आ रहा है कोई आदमी, ठीक है, तो उसको अपना प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? उसी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, यानी वो भी चल रहा है यहां से। भैया ए वो खुद था और बी उसका प्रतिबिंब था। ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, ए 4 से चल रहा है, बी भी 4 से चल रहा है, तो 4 और 4 8, तो कितने से होगा? 8। समझ में आया? यानी अगर कोई चीज, इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि अगर कोई इंसान 4 मीटर दूर है समतल दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? तो 4 और 4 8 मीटर दूर बनेगा। यहां पर भी 4 ही और 4 आपस में जुड़ जाएंगे तो टोटल 8 मीटर हो जाएगा। तो ये थे फिजिक्स के बहुत ही इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। मैंने इनको उन क्वेश्चन को इसमें समाहित किया जो आ रखे हैं, और कुछ ऐसे भी तो जो आज तक नहीं पूछे गए, जिनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज आ रहा है। दोस्तों, कल हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कल हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिर हम केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पूरे का जो पेपर आता है जीडी का, क्लर्क का या ट्रेडमैन्स का, उसको करेंगे। इस वीडियो का फायदा जो कि नेवी के एमआर वाले जो मैट्रिक रिक्रूट्स होते हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।